हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2025 की बात करेंगे। उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस एंड डेट को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, या फिर कितनी लंबी एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है, क्या हमें ब्रेक मिलता है एग्ज़ाम के बीच में या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 16 अप्रैल 2025 तक। जो लास्ट डेट हमें दी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 7 मई 2025 रात के 11:59 तक। और जो लास्ट डेट ऑफ पेइंग फ़ी है वो है 8 मई 11:59 रात तक। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो फॉर्म सबमिशन होगा वो ऑनलाइन होगा, जो फ़ी पेमेंट होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी। अब फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो जनरल या अनरिज़र्व कैटेगरी हैं उनका जो फ़ी है वो 1150 है। जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 600 है, और जो SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर थर्ड जेंडर हैं उनका 325 है। अब ये बात देखना है कि अगर हमने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी, जो कि हमें करना नहीं है, लेकिन अगर करेक्शंस कुछ करने हैं तो हमको ना NTA एक विंडो देती है फ्रॉम 9 मई 2025 टू 10 मई 2025, वो भी रात के 11 बजे तक, 11:59 तक टू बी प्रिसाइज। उस बीच में हम अपने फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं, बट फॉर्म हम ऐसे भरेंगे केयरफुली कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अब बात आती है कि एग्ज़ाम्स के टेंटेटिव डेट्स क्या हैं। एग्ज़ाम के टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो अभी NTA ने बताया है 21 जून 2025 से 30 जून 2025 के बीच में होगा। जो हमारा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो हमारा 3 आवर्स का होता है, चूँकि हमारे इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसकी हम बात करेंगे कि पेपर 1 में हम रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 3 घंटे का होगा और इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो NTA UGC नेट है उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं फॉर क्वालिफ़िकेशन। कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए आप JRF जो फेलोशिप आपको मिलेगी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और यहाँ तक कि PhD एडमिशन के लिए। ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 ये है का नाम है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। इसमें क्या होगा कि अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर मार्क्स और परसेंटेज दैट यू गेट इन योर एग्जामिनेशन, इसमें आप JRF के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और PhD एडमिशन के लिए कर सकते हैं। अब तीसरी एक और कैटेगरी है एडमिशन टू PhD ओनली। इसमें आपको ना तो आप JRF के लिए क्वालिफ़ाई करोगे, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़ाई करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप क्वालिफ़ाई करोगे PhD एडमिशन के लिए। अब बात करेंगे कि जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो PhD में एडमिशन लेंगे, लेकिन इंटरव्यू उनको देना होगा। जो भी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है उनको देना होगा। अब जो कैटेगरी 2 और 3 में हैं उनका जो वो क्वालिफ़ाई करते हैं कि वो PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनका जो है उनका भी एडमिशन इंटरव्यू उनको देना पड़ेगा। 70% जो वेटेज होता है वो नेट का जो वो है उसको दिया जाएगा। 30% वेटेज जो है आपका जो परफॉर्मेंस इंटरव्यू वाइवा कह लो या इंटरव्यू कह लो उसमें जो होगा उस बेसिस पे फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने लायक है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, PWD,
तो इनके लिए ना, इनके लिए ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट यू गेट, उसके बेसिस पे ये सारे फेलोशिप हैं. मे बी यू वोंट क्वालिफाई JRF by 1 percentile, 2 percentile, or 2%, 3%, but there are other fellowship which is, which are dedicated to these category and has, less cutoffs. For instance, National Fellowship for SCs, National Fellowship for OBC, National Fellowship for Person with Disabilities. तो आप अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो मे बी यू कैन बी, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज कम्युनिटी और कैटेगरी, यू कैन क्वालिफाई फॉर दीज फेलोशिप. अब हम कम्प्लीटली फोकस करते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा उस पे करते हैं फोकस. फेलोशिप एंड ऑल that's important, but more important it what kind of exam that you are going to write. तो firstly जो होगा वो CBT एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड है. बिल्कुल ना सोचे कि वहाँ जाके आपको कॉपी पेन या कुछ भी यूज़ करना है, कंप्यूटर बेस्ड है. जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, जिसको हम पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशंस भी कहते हैं, वो जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है वो. तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि 2 पेपर्स हैं. पेपर 1, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो बेस्ड होगा आपके रीजनिंग कैपेबिलिटीज़, मैथमेटिक्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट. सो इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि मार्क्स 100 होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो दैट मेक्स इट 100 मार्क्स पेपर. फिर जो दूसरा पेपर होगा, पेपर 2, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा. अगर आप पॉलिटिकल साइंस में भर रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का होगा. अब ये है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. ये टोटल जितने भी क्वेश्चंस आपको 150 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये सारे कंपलसरी हैं. इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन यहाँ से करना है, 30 क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है. 150 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे कंपलसरी हैं. मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उनकी बात अलग है. और आपको ये जो मीडियम है ना क्वेश्चन पेपर, वो कैंडिडेट को जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, तब आपको चूज़ करना होता है. उस वक्त आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. लेकिन एक 2 बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है. NTA कहता है अपने मार्किंग स्कीम में कि नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, अनअटेम्प्ट, मार्क्ड फॉर रिव्यू. तो आप अगर कोई क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू कर रहे हैं तो ध्यान से उसको आंसर करें, भूल ना जाएं. जब आप अपना सबमिशन कर रहे होंगे तो उसको जो आपका वो आएगा साइड में, आपके आई थिंक राइट हैंड साइड में वो आएगा, तो आप उसमें देखें कि मार्क्ड फॉर रिव्यू तो मैंने कोई नहीं छोड़ा है. फिर आप उसके पास जाएं और उसका एक आंसर दें. अगर NTA बाद में पता चलता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इनकरेक्ट है, जिसके आंसर्स एम्बिगुअस हैं या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर हैं, तो उन्हीं लोगों को मार्क्स दिया जाएगा जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और ऐसे आंसर को चूज़ किया है जो कि वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स है. तो उनको मार्किंग मिल जाएगी. आप बात करें कि एक और तरीका है कि NTA ने किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया कि दिस क्वेश्चन इज़ समथिंग वेरी इनकरेक्ट और कंट्रोवर्शियल, और फॉर एनी रीजंस it drops a question, okay, then you will be awarded 2 marks only when you have attempted that question. It doesn't mean that if you haven't attempted that particular question and that question gets dropped by
NTA, you're not gonna get any marks. So please make sure that you try to attempt question. If you think that this particular question seems to have an ambiguous answer or some incorrection is there, do answer that particular question, because there is no negative marking, so you don't have to worry about having some negative marking for an incorrect answer. जो UGC नेट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखता है, जैसे कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस है मास्टर्स, उसमें अगर आप जनरल, अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स होना चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मेरा 54.7 है तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 55 कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 55% ऑफ मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ in your master degree or equivalent examination from universities or institutions recognized by UGC। अब OBC, SC, ST इन सब के लिए जो है वो 50 मार्क्स हैं, इनमें भी विदाउट राउंडिंग ऑफ। ये नहीं कि 49.9 या फिर 49.7 आया है तो उसको 50% मांग लें। कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अभी मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में हैं और उनका रिज़ल्ट अवेटेड है, तो वो भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि रिज़ल्ट अवेटेड। उनको प्रोविजनली एग्ज़ाम देने के लिए तो दिया जा सकता है, लेकिन जब उनको अवार्ड के लिए JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारे अवार्ड के लिए उनकी डिग्री चेक की जाएगी, जिसमें कि सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल रहेगा। 55% जनरल EWS के लिए और 50% OBC, NCL, SC, ST और PWD एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी मैं मास्टर्स डिग्री मेरा अवेटेड है, उनको क्या ही पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रोविजनली यू विल बी अलाउड टू राइट द एग्ज़ाम, बट देन व्हेन यू विल बी कंसिडर फॉर अवार्ड, they will check your marks. So do not think that you can get away with that. Lastly, I would also add in this part is that however those candidates who qualify for admission to PhD only must complete their master's degree or equivalent examination within 1 year from the date of net result, with required percentage of course, failing which they'll be treated as disqualified. तो इस बात का भी ध्यान रखना है। One of the most important things that I want you all to focus on is the registration and application process. I am putting on the screen all the important instruction. However, I want you all to go through the instruction book, that is information bulletin released by NTA. Go to the page 23 directly and have a look at least once, so that you will have a vivid idea how to fill the form up. That's all I would say. All the best for your exams.